से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अमेरिका की CIA के 4 बेहद उन्नत सैटेलाइट भारत के ऊपर से मंडरा रहे थे। ये कोई आम सैटेलाइट नहीं थे। इनमें की होल और लैक्रोस जैसे बिलियन डॉलर सैटेलाइट शामिल थे, जिनकी नज़र इतनी तेज थी कि अगर धरती पर कोई इंसान अखबार पढ़ रहा हो तो ही अंतरिक्ष से उस अखबार की हेडलाइन तक पढ़ सकते थे। अमेरिका को पूरा घमंड था कि उसकी मर्जी के बिना भारत का एक पत्ता भी नहीं खड़क सकता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को 100% यकीन था कि भारत के हर कदम, हर विचार पर उनकी पैनी नजर है। लेकिन नीचे राजस्थान के थार रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में एक ऐसा खेल चल रहा था जो CIA के इतिहास की सबसे बड़ी विफलता, सबसे बड़ी हार बनने वाला था। रेत के उन ऊंचे टीलों के बीच भारतीय सेना की वर्दी पहने कुछ लोग एक ऐसा काम कर रहे थे जिसने पूरी दुनिया को अंधा कर दिया था। ये लोग कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि इनके कंधों पर पूरे देश का भविष्य टिका था। इनका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा शख्स जिसके नेम प्लेट पर लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आखिर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक को सेना की वर्दी क्यों पहननी पड़ी? कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राडार और सैटेलाइट्स को धूल चटा दी गई? और कैसे भारत ने वो किया जिसकी भनक अमेरिका को तब लगी जब धरती फट चुकी थी और आसमान में करेत का विशाल बवंडर उठ चुका था? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान, साहस और विज्ञान की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी और सच्ची दास्तान है, ऑपरेशन शक्ति। पोखरण 2 की वो गुप्त कहानी जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और उस खुफिया चक्रव्यूह के अंदर चलते हैं जिसे भेदने की ताकत दुनिया की किसी महाशक्ति में नहीं थी। कहानी की असली शुरुआत 1998 से नहीं, बल्कि दशकों पहले हो चुकी थी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने उसी वक्त समझ लिया था कि अगर भारत को दुनिया में अपना अस्तित्व और सम्मान बनाए रखना है तो उसे अपनी परमाणु ताकत विकसित करनी ही होगी। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध और उसके बाद 1964 में चीन के सफल परमाणु परीक्षण ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। भारत ने दुनिया से कहा कि यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, लेकिन दुनिया, विशेषकर पश्चिमी देश, इस बात से बौखला गए। भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन सिर्फ इसलिए किया गया ताकि भारत को परमाणु तकनीक और सामग्री न मिल सके। लेकिन 1974 का वो परीक्षण भारत को पूरी तरह से एक परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बनाता था। वो एक शुरुआत थी, मंजिल नहीं। जैसे जैसे 90 का दशक आया, दुनिया का राजनीतिक माहौल घुटन भरा होने लगा। अमेरिका और अन्य महाशक्तियां व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT लेकर आईं। इस संधि का सीधा सा मतलब था कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वे उसे रखेंगे, लेकिन कोई और देश अब परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा। भारत पर इस संधि पर हस्ताक्षर करने का भयंकर दबाव था। ये भारत के लिए करो या मरो की स्थिति थी। अगर हस्ताक्षर कर देते तो भारत कभी परमाणु शक्ति नहीं बन पाता, और अगर नहीं करते तो पूरी दुनिया भारत का बहिष्कार करने को तैयार बैठी थी। इसी दबाव के बीच 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने परमाणु परीक्षण करने का गुप्त आदेश दिया। तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चूक हो गई। पोखरण में काम कर रहे इंजीनियरों ने जो केबल यानी जो तार बिछाए थे, उन्हें रेत से अच्छी तरह नहीं ढका। अमेरिकी सैटेलाइट्स ने उन केबल्स की सीधी रेखाओं को पकड़ लिया। तुरंत अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भारत की इस तैयारी को भांप लिया। उस वक्त भारत में अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विजनर ने नरसिम्हा राव को सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाते हुए धमकी दी कि अगर भारत ने परीक्षण किया तो अमेरिका ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। भारत को उस वक्त अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ये भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लिए एक गहरा आघात था, लेकिन इस विफलता ने हमारे वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्हें समझ आ गया था कि अमेरिका की नजरें कैसी दिखती हैं, उनके सैटेलाइट कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। 1995 की वो हार 1998 की उस ऐतिहासिक जीत की नींव बन गई। मार्च 1998 भारत में आम चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। वाजपेयी जी एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे, भारत को अब और दबाया नहीं जा सकता।
शपथ ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के प्रमुख थे, और डॉक्टर आर चिदम्बरम, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख थे, उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। मीटिंग बेहद छोटी थी, लेकिन इसके मायने दुनिया का इतिहास बदलने वाले थे। वाजपेयी जी ने पूछा, परीक्षण के लिए आप लोगों को कितना समय चाहिए? जवाब मिला, करीब 30 दिन। वाजपेयी जी ने बिना किसी झिझक के कहा, तैयारी शुरू कीजिए। इस फैसले के साथ ही जन्म हुआ ऑपरेशन शक्ति का। ये इतना गुप्त था कि खुद भारत की कैबिनेट के कई मंत्रियों, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी शुरुआत में इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, कुछ बेहद करीबी रणनीतिकार और मुख्य वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम ही इस राज को जानती थी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका की उन अंतरिक्ष की आंखों से बचना। अमेरिका के सैटेलाइट पोखरण के ऊपर से नियमित रूप से गुजरते थे। ये दो तरह के थे। एक थे ऑप्टिकल सैटेलाइट, जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचते थे, और दूसरे थे रडार सैटेलाइट या सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो बादलों के पार, अंधेरे में और यहाँ तक कि जमीन के कुछ नीचे तक भी देख सकते थे। इनसे बचना असंभव माना जाता था। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने तय किया कि सबसे पहले दुश्मन की चाल को समझना होगा। उन्होंने बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों की मदद ली। उनका काम था ये कैलकुलेट करना कि अमेरिकी सैटेलाइट ठीक किस समय पोखरण के ऊपर से गुजरते हैं, उनकी दिशा क्या होती है, और उनका ब्लाइंड स्पॉट यानी जो वो देख नहीं पाते, वो समय पोखरण पर नहीं होती, कब और कितने समय का होता। कैलकुलेशन से पता चला कि अमेरिकी सैटेलाइट्स के बीच कुछ घंटों का एक गैप होता था, जो ज्यादातर देर रात या अल सुबह का समय होता था। यही वो विंडो थी जिसमें भारत को अपना पूरा काम करना था। अब पोखरण की फील्ड पर आते हैं। यहाँ काम करने की जिम्मेदारी भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट को दी गई थी, जिसका नेतृत्व कर्नल गोपाल कौशिक कर रहे थे। सेना को क्यों चुना गया? क्योंकि सीमा के पास रेगिस्तान में सेना की आवाजाही को अमेरिकी सैटेलाइट एक नियमित गतिविधि मानते थे। अगर अचानक बहुत सारे वैज्ञानिकों की गाड़ियां वहां जाती तो CIA का माथा तुरंत ठनक जाता। इसलिए एक बहुत ही चालाक योजना बनाई गई। कोई भी वैज्ञानिक अपने असली नाम और रूप में पोखरण नहीं जाएगा। सबने भारतीय सेना की वर्दी पहन ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज। डॉक्टर आर चिदम्बरम को नाम मिला मेजर जनरल नटराज, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के निदेशक डॉक्टर अनिल काकोडकर बन गए मेजर जनरल मत्स्य। DRDO के डॉक्टर K संथानम को कर्नल सिरीस का नाम दिया गया। इन सभी को सेना के अनुशासन, बात करने का तरीका और चाल ढाल की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, ताकि सैटेलाइट से या किसी जासूस की नजर से देखने पर वे पक्के फौजी लगे। रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार रहता था,